20 अप्रैल से कुछ और गतिविधियों में केंद्र सरकार दे सकती है छूट और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान समेत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कम स्टाफ के साथ काम करने की दी जा सकती है अनुमति। ग्रामीण इलाकों में कुछ और निर्माण कार्यों में भी छूट देने का विचार। कोविड-19 से बचाव, रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्र सरकार उठा रही है कई महत्वपूर्ण कदम। स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूरी उपायों पर स्वास्थ्य अधिकारियों समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ की चर्चा। केंद्रीय मंत्रियों के समूह से भी बातचीत जारी। कैबिनेट सचिव ने लिखी सभी राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी। प्रवासी मजदूरों के लिए रहने और खाने का इंतजाम सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। सभी जिलों में मजदूरों की मदद के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर भी दिया जोर। भारत में 11,000 के पार पहुंची कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या। 437 लोगों की मौत, 1700 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में स्थिति खराब, लेकिन केरल में सुधरे हालात। दुनिया भर में कोरोना वायरस से पुष्ट मामलों की संख्या करीब 21,60,000 तक पहुंची। 1,45,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में सबसे अधिक 33,200 से अधिक की मौत। 6,71,000 से अधिक लोग संक्रमित। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों में शुरुआत करने से पहले एक अपील जो लगातार हम इस मंच के माध्यम से आपसे करते हैं कि स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि आपका घर पर रहना कोरोना वायरस से हमें लड़ने में बहुत मदद और योगदान देता है। तो सबसे पहले खबरों में बात कर लेते हैं कोविड-19 को लेकर। दुनिया भर में इस वायरस का जो कहर है वो जारी है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 11,201 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,748 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं को लेकर किसी भी अफवाह और फेक न्यूज से बचने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा है। सरकार ने साफ किया कि प्रधानमंत्री योजना 2020 के लिए खाता रजिस्टर कराने का संदेश इन दिनों वायरल हो रहा है, जो पूरी तरह से फर्जी है। यह अहम जानकारी MyGov ऐप पर साझा की गई, जिसमें साफ किया गया कि इस तरह का कोई भी विज्ञापन सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया। वहीं सरकार ने कार्यस्थल पर दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए एक तस्वीर भी साझा की। इसमें कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की उपलब्धता बनाए रखना, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना, आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल में लाना और 5 साल से छोटे बच्चों के माता पिता और 65 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको घर से ही काम करने की छूट देना, बड़ी सभाओं से बचने और शिफ्ट के बीच में कार्यस्थलों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ 20 अप्रैल के बाद व्यावसायिक सेवाओं में किस तरह की छूट दी जाएगी, इसको लेकर भी एक तस्वीर साझा की है। साथ ही 20 अप्रैल के बाद सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की कार्यप्रणाली को लेकर भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियां, मनरेगा कार्य, ऑयल और गैस गतिविधियां, पोस्टल सर्विसेज, पानी, साफ सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं से संबंधित दिशा निर्देश शामिल हैं। और कोरोना संकट के इस मुश्किल दौर में आज आरबीआई ने लोगों को बड़ा भरोसा दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को जानकारी दी कि बैंकों में पैसे की कमी नहीं है और ना ही भविष्य में ऐसी कोई कमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि
इस वायरस की महामारी के चलते स्थिति में जो भी बदलाव आएंगे उन पर आरबीआई की नजर बनी रहेगी और उससे निपटने के लिए सभी उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस महामारी के असर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत की स्थिति इस मामले में दूसरे देशों से कहीं बेहतर है और भारतीय अर्थव्यवस्था इस संकट के बाद भी 7% की जीडीपी दर के साथ विकास करेगी। On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. और आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की, जबकि सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। On April 15th, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4% because that is a matter which is decided by the MPC, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%. और वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $476.5 बिलियन पर स्थिर है, जो अगले 11 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि बैंकों में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और एटीएम भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। The level of foreign exchange reserves which we have continue to be robust at $476.5 billion on April 10th, equivalent to 11.8 months of imports. RBI has taken a number of steps to ensure normal business functioning by the entire banking sector. As a result, payment infrastructure is running seamlessly. Banks have been required to put in place business continuity plans to operate from their disaster recovery sites and or to identify alternate locations for critical operations so that there is no disruption in customer services. Our data show that there was no downtime of internet or mobile banking. On an average, ATM operations stood at 91% of the full capacity. Banks have indeed risen to the occasion by refilling the ATMs regularly despite several logistical challenges. Surplus liquidity in the banking system has increased sharply in the wake of sustained government spending. Systemic liquidity surplus as reflected in net absorption under the LAF averaged at about rupees 4.36 lakh crore during the period March 27th to April 14, 2020. और वहीं शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि अगर सभी लक्ष्य ठीक ढंग से पूरे किए जाएं तो आर्थिक मंदी अगले वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में 4% तक कम होगी। Developments suggest that inflation is on a declining trajectory, having fallen by 170 basis points from its January 2020 peak. In the period ahead, inflation could recede even further, barring of course any supply side disruption
shocks and may even settle well below the target of 4% by the second half of 2021. Such an outlook would make policy space available to address the intensification of risks to growth and financial stability brought about by COVID-19. देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की अहम बैठक दिल्ली के निर्माण भवन में हो रही है। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई अन्य मंत्री शामिल हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल के बाद जिन इलाकों में स्थिति नियंत्रण में होगी, वहां केंद्र सरकार कुछ और गतिविधियों में छूट दे सकती है। यह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी है। इसके तहत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान समेत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं में कम से कम स्टाफ के साथ काम करने की जो अनुमति है वो दी जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में कुछ और निर्माण कार्यों में भी छूट देने की बात सामने आ रही है, जिसमें पानी की आपूर्ति और सैनिटेशन का काम भी शामिल है। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और उसके निर्माण समेत टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित काम करने की छूट मिल सकती है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि बांस, नारियल, कोको मसाले की खेती और उनकी कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन में छूट दी जाए। वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वन उपज और गैर लकड़ी वन उपज के संग्रहण, कटाई और प्रोसेसिंग को भी सरकार 20 अप्रैल के बाद छूट दे सकती है। वहीं कैबिनेट सचिव ने प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का असरदार तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी। इसमें राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी जिला कलेक्टर्स को मौजूदा स्थिति की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश दें। कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों से संबंधित मुद्दों में समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं, अगर पहले से ही इनकी नियुक्ति नहीं हुई हो तो। उधर महानगरीय क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्तों को कल्याणकारी उपायों पर अमल करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि सभी जिला प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए व्यक्तियों की व्यापक गणना कर सकते हैं और उन्हें भोजन और आश्रय देने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करेंगे। साथ ही निर्देश दिया गया कि हर राहत शिविर का प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। यही नहीं, लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी फंसे हुए व्यक्तियों और प्रवासी मजदूरों को भोजन मुहैया कराने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों और मध्यांतर भोजन सुविधाओं के नेटवर्क का भी सहयोग लिया जा सकता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि देश के अंदर फर्टिलाइजर्स की कमी नहीं है। सरकार ने सभी राज्यों को पर्याप्त स्टॉक पहुंचा दिया। देश के किसानों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही सरकार लगातार फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा रही है। अभी तक देयर इज नो practically no scarcity of fertilizers across the country. We had sufficient stock with the states at present, and we have got some certain shipment which need to be unloaded and it should need to be transported to various states also. Apart from that, the factories have started producing fertilizers again. So there is no shortage of fertilizers for the Kharif season. We are already taking stock every day. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल का पर्याप्त भंडार है। लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। We have got sufficient production of hydrochloroquine as well as paracetamol for 10 days, and every day production is also going on. Pharmaceutical industry and pharma sector has given all the support by the central government for the production also. So the excess what is there with us, we have got sufficient APIs with us. For another 1-2 months we have got sufficient APIs also, which all excess paracetamol, hydrochloroquine,
that will be exported to the various countries from where demand has come to us. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में कार्यरत एलपीजी डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनकी मेहनत और लगन की तारीफ की और कहा कि संकट के इस दौर में 130 करोड़ देशवासियों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वो उनके आभारी हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सेवा, परमो धर्म की भावना सर्वोपरि रखते हुए ये ऊर्जा योद्धा लोगों की रसोई तक एलपीजी पहुंचाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दे रहे हैं और साथ ही इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने का भी दायित्व निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट होकर इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में कोरोना से जुड़कर ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी भी अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ देश भर में एक दूसरे का हाथ थामकर राहत के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। करुणा एक समर्पित अधिकारियों का समूह है जो अपनी सरकारी जिम्मेदारियां पूरा करने के बाद भी सहयोग जारी रखता है और लोगों को राशन जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करता है। इनकी पहल का ही नतीजा अब साफ तौर पर दिखने लगा, जिसमें असम के करीमगंज जिलों में गरीबों को भोजन का वितरण किया जा रहा है। वहीं लुधियाना और बेंगलुरु में रह रहे गरीब लोगों को भारी मात्रा में राशन का वितरण किया जा रहा है। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सील किए जाने वाले इलाकों की संख्या बढ़ाकर अब 60 कर दी। सफदरजंग इंक्लेव में बी ब्लॉक, हौजरानी में मकान नंबर 50, शाहीन बाग में ए ब्लॉक, शादरा में ईस्ट रामनगर सील किए जाने वाले इलाकों की सूची में शामिल किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने इन इलाकों को सील करने के आदेश दे दिए हैं। तिरुवनंतपुरम की श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी संस्थान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। संस्थान ने सार्स CoV-2 के N जीन्स की पुष्टि के लिए खास तकनीक RT लैंप का इस्तेमाल करते हुए चित्रा जीन लैंप N नाम की एक किट तैयार की। अल्पुजा के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने इस परीक्षण किट को मान्यता दी है और ICMR को इसकी जानकारी भी दी गई। इसकी कीमत महज 1000 रुपए होगी। इसके साथ ही नई मशीन की कीमत भी 2.5 लाख रुपए होगी। इस मशीन से नमूनों की जांच मात्र 2 घंटों में हो पाएगी। लॉकडाउन की तारीख बढ़ने के साथ ही प्रवासी मजदूरों तक राशन पहुंचाने और लॉकडाउन में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड-19 की वजह से पैदा हुई स्थिति में कई सामाजिक संगठन प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद को आगे आए हैं, बल्कि स्थानीय पुलिस भी इस काम में उनकी मदद कर रही है। बानकी है प्रशांत बिहार में अखिल भारतीय मजदूर महासभा की तरफ से आयोजित राशन वितरण में प्रशांत बिहार के इलाके में रह रहे 40 से भी अधिक परिवारों के लिए राशन वितरण किया गया है। मेरा उद्देश्य ये चीज़ के लिए है कि जितने भी हमारे आज लॉकडाउन में जो पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के प्रेजेंस में कि पूरे देश के अंदर में कि जितने भी गरीब भाई बंधु हैं, इन सब ये सब के सब जीवन यापन तरीका से करे, कोई भाई बंधु भूखे नहीं रहे। इस उद्देश्य से गरीब भाई के बीच में इसका राशन का सामग्री का वितरण हो और वितरण चल रहा है। राशन वितरण में लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन हो रहा है। राशन देने से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मजदूरों को दूरी बनाकर खड़े होने की सलाह दी गई है। वितरण के कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस योद्धा की तरह लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी सलाह दे रहे हैं कि आपको घर में रहना है और लॉकडाउन का पालन भी करना है, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। लॉकडाउन के बढ़ने की मियाद बढ़ी है तो इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो गरीब आदमी हैं उन तक कैसे खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो करवाना है। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और लॉकडाउन को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ निजी संगठन हैं वो भी आगे आए हैं, जो कि ये चाहते हैं कि इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो कराया जाए, साथ ही साथ गरीब लोग अपने घर में रह सकें। धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।
और अब बात अमेरिका की। पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर टूट रहा है, जहां इस वायरस के संक्रमण से रोजाना मरने वालों का जो आंकड़ा है वो नए रिकॉर्ड बना रहा है। अमेरिका में इस खतरनाक वायरस के कारण मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 33,200 के पार पहुंच गया और इस संक्रमण से संक्रमित लोगों की संख्या 6,71,000 से ज्यादा हो गई, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। बात स्पेन की करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित 551 लोगों की और मौत होने के साथ जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़कर 19,000 से अधिक हो गया। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक स्पेन में बीते 15 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन नए मामलों में थोड़ी कमी आई है। यूरोपीय देश स्पेन में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,182 मामले सामने आने के बाद जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़कर 1,84,948 हो गई। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के सबसे अधिक रोगी स्पेन में हैं। खबर बांग्लादेश से, जहां कोविड-19 से 10 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही यहां पर इस वायरस से मरने वालों की जो संख्या है वो 60 हो गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना मरीजों के इलाज के लिए जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं और नर्सों की सेवा लेने पर विचार कर रही हैं। शेख हसीना ने रमजान के महीने में नमाज अता करने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। लोगों को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुर्तगाल ने राष्ट्रीय लॉकडाउन को 15 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला पुर्तगाल संसद ने कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया। संसद में इस बात पर भी विचार किया गया, कोविड-19 के मामलों में अगर और कमी दर्ज की जाती है तो कुछ व्यवसायों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस महामारी से निपटने के लिए देशवासियों के लिए और अधिक मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का भी निर्माण किया जाएगा। पुर्तगाल में अब तक कोरोना वायरस के 18,841 मामलों की पुष्टि हुई और 629 लोगों की मौत हो गई है। रिजर्व बैंक की आज की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने अभी एक ट्वीट किया। पीएम ने कहा है कि रिजर्व बैंक की ओर से की गई आज की घोषणाएं तरलता में वृद्धि करेंगी और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे जो व्यवसाय हैं, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। ये डब्ल्यूएमए की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की मदद भी करेगा। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम के उल्लंघन को देखते हुए सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया और भारत कोरोना वायरस की महामारी के खतरे से जूझ रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी हमारे लिए लगातार मुसीबत बढ़ा रहा है। It is very unfortunate that at a time when the whole world and India is fighting this menace of this pandemic, that our neighbor continues to try to foment trouble, while we are busy not only helping our own citizens, but the rest of the world by sending out medical teams and even exporting medicines. On the other hand, Pakistan is only exporting terror, which does not augur well, and the responsibility for maintaining peace, the onus is on Pakistan. सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में हिंसा में कमी आई है। और सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि सेना में कोरोना वायरस के कुल 8 मामले आए थे, जिनमें से एक जवान ठीक हो गया है। First case that we had was there in Ladakh, UT. I'm happy to say that after his treatment and his stay in the hospital, he's been tested thrice and he's totally now coronavirus free, and he's in fact rejoined duty. Based on this, we have been passing a number of instructions and advisories to all our commands to take suitable precautions and to preserve the integrity of our force. And we have been quite successful to that extent. And so far, we have only had 8 positive cases, out of whom 2 are doctors and 1 are nursing assistant, but they are medical personnel, and 4 were responding well to treatment.
वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में शोपियां के दायरू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुबह इलाके को और घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है और न ही ये पता लगा है कि वो किस समूह से जुड़े हुए थे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।